हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर न्यू क्लास सीरीज। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे हिस्ट्री का नया टॉपिक। हिस्ट्री के नए टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे रिवोल्ट अगेंस्ट ब्रिटिश, कैसे ब्रिटिशों के खिलाफ रिवोल्ट स्टार्ट हुए भारत में, जिसमें हम मेजरली कुछ नेशनल मूवमेंट्स देखेंगे, कुछ रीजनल मूवमेंट्स देखेंगे और इम्पोर्टेंटली फोकस करेंगे कुछ पीजेंट रिवोल्ट्स को और किसानों के आंदोलन को। आखिर क्यों ये आंदोलन भारत में हो रहे थे? बेसिकली इन पीजेंट और रीजनल मूवमेंट्स का एक ही रीजन था, वो था एक्सप्लॉयटेशन बाय ब्रिटिश। ब्रिटिश लगातार छोटे वर्ग के लोगों का और किसानों का शोषण कर रहे थे। तो इसी शोषण, इसी एक्सप्लॉयटेशन से परेशान होकर भारत में जगह जगह रीजनल और पीजेंट मूवमेंट्स स्टार्ट हुए। सो आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। किसी भी एग्जाम्स में डायरेक्ट इन मूवमेंट इन रिवोल्ट से क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। सो स्टार्ट करते हैं हम आज का सेशन, जिसमें हम डिस्कस करेंगे क्या कारण रहे इन पीजेंट मूवमेंट्स के और रीजनल मूवमेंट्स के। बेसिकली इन आंदोलनों के कारण क्या थे। सेकंड, हम समझेंगे कैसे अलग अलग जगहों पर पीजेंट ऑर्गेनाइजेशन, किसान संगठनों का उदय हुआ। उसके बाद कुछ किसान मैनिफेस्टो और किसानों की डिमांड समझेंगे, किसानों ने अपने मैनिफेस्टो में ब्रिटिश के सामने क्या डिमांड्स रखी थी। और हम इन मूवमेंट्स को दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, प्री गांधीयन फेज एंड ड्यूरिंग द गांधीयन फेज। तो गांधी या गांधीवाद जो समय था, उससे पहले किसानों के कौन कौन से आंदोलन रहे और गांधी जी के टाइम पे कौन कौन से आंदोलन रहे। गांधी जी के टाइम पे मेजरली हम इस क्लास में सिर्फ पीजेंट मूवमेंट्स को फोकस करेंगे, जिसमें हम चंपारण सत्याग्रह देखेंगे, खेड़ा मूवमेंट देखेंगे और बरदौली सत्याग्रह देखेंगे। तो यहाँ पर हम प्रॉपर गांधीयन मूवमेंट्स कवर नहीं करेंगे, यहाँ पर हम स्पेशली गांधीयन पीजेंट मूवमेंट्स को कवर करेंगे। क्लियर? सो ये आज का हमारा टॉपिक रहेगा, जिसमें हम एक एक करके समझेंगे कि भारत में फार्मर्स की कंडीशन कैसी थी और उसके लिए फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ कौन कौन से आंदोलन मूवमेंट्स हुए और कैसे ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इन मूवमेंट्स को दबाने के लिए नई नई योजनाएं और प्लानिंग्स की। क्लियर? सो स्टार्ट करते हैं। The images used in our deck are for educational purpose only. We respect the intellectual property right of the original creator and owner of these images. If you are the owner of any of the image used in this deck and have any concern or issue, please contact us at sathi@iitk.ac.in and we shall remove the images. हमारी साइट डेक में इस्तेमाल की गई छवियां केवल शैक्षणिक उद्देश्यों के लिए हैं। हम इन छवियों के मूल रचनाकारों और मालिकों के बौद्धिक संपदा अधिकारों का सम्मान करते हैं। यदि आप इस डेक में इस्तेमाल की गई किसी भी छवि के मालिक हैं और आपको कोई चिंता या समस्या है, तो कृपया हमसे sathi@iitk.ac.in पर संपर्क करें। हम छवियों को हटा देंगे। सो स्टार्ट करते हैं पीजेंट स्ट्रगल। आखिर भारत में छोटे किसान क्यों स्ट्रगल कर रहे थे? देखो, ब्रिटिश की पॉलिसीज होती थी। ब्रिटिश या कोई भी यूरोपियन कंट्री, उसमें चाहे पोर्तुगीज हो या फ्रेंच हो, जो भारत में आई थी सिर्फ एक इंटेंशन के साथ आई थी कि भारत से ज्यादा इकोनॉमिकल ग्रोथ करनी है। मींस भारत में से ज्यादा व्यापार करना है और भारत से ज्यादा धन लूटना है। तो इसी ट्रेड के चक्कर में, इकोनॉमिकल ग्रोथ के चक्कर में जो छोटे किसान थे वो आपको पिसते दिखाई देंगे। आगे हम समझेंगे इस सेशन में कैसे ब्रिटिश ने नील की खेती जबरदस्ती लागू कर दी थी। गांधी जी से पहले भी, गांधीयन इरा से पहले और गांधीयन इरा के बाद दोनों हम इंडिगो मूवमेंट्स देखेंगे किस तरह से रहे। होता बेसिकली ये था, ब्रिटिश ने बीच में बिचौलिया, मीडिएटर्स डाले हुए थे, जिन्हें जागीरदार कहा जाता था, जो मुगल एम्परर और मुगल और दिल्ली सल्तनत के टाइम से चले आ रहे थे। तो बेसिकली ये जो बिचौलिया होते थे, ये ज्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए, ज्यादा पैसा कमाने के लिए फार्मर्स का एक्सप्लॉयटेशन करते थे, शोषण करते थे, जिस वजह से धीरे धीरे फार्मर्स इन मीडिएटर से परेशान होने लगे और इनके खिलाफ आंदोलन करना स्टार्ट कर दिया। क्लियर? सो ये मूवमेंट्स जनरली पहले स्टार्ट होंगे 1858 से 1940 तक, जनरली ये चलेंगे। देन 1940 के बाद भी सेम मूवमेंट्स हमें देखने को मिलेंगे। सो सबसे पहले हम समझते हैं कॉज ऑफ द मूवमेंट्स। जो किसान आंदोलन हुए थे, उसका मुख्य कारण क्या रहा?
आंदोलनों के पीछे कारण क्या था? सबसे पहला कारण था पीजेंट एट्रोसिटीज, किसानों पर हो रहे लगातार अत्याचार। सो जनरली होता क्या था, जो पीजेंट्स होते थे, जो किसान होते थे, जमींदार जो होते थे, उनसे हाई रेंट वसूलते थे, एक उच्च लगान वसूला करते थे, इलीगल लीव्स, इलीगल कल वसूला करते थे, आर्बिट्री इविक्शंस, मनमाने ढंग से बेसिकली उनके साथ बदसलूकी की जाती थी, और कई बार तो इस तरह से होता था, फार्मरों से काम करा लिया जाता था पर उन्हें पैसा नहीं दिया जाता था। तो अनपेड लेबर भी एक बहुत बड़ी समस्या थी ब्रिटिश टाइम पे। उसके साथ-साथ ब्रिटिश गवर्नमेंट लगातार जो टैक्स था उसे इम्पोज़ कर रही थी, और ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू कलेक्ट कर सके। तो छोटी-छोटी ज़मीनों पे हाई टैक्स हुआ करता था, जिस वजह से किसान परेशान थे। तो पहला कारण पीजेंट एट्रोसिटीज़ था, जिसमें किसानों को जमींदार क्षेत्र में उच्च लगान, अवैध कर और मनमाने ढंग से बेदखलिया और अवैतनिक श्रम के साथ-साथ सरकार द्वारा लगाया गया भारी भू राजस्व भी सहना पड़ा था। सो इन कारणों से भारत के किसान बहुत परेशान थे, और ये वन ऑफ द मेजर रीजन था मूवमेंट्स का। अगर हम सेकेंड कॉज की बात करें, तो सेकेंड कॉज था मैसिव लॉस फॉर इंडियन इंडस्ट्रीज। जो भारतीय इंडस्ट्री थी, जो भारतीय ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट्स थी, जो छोटी छोटी इंडस्ट्रीज थी, वो ब्रिटिश ने आते ही कब्जा ली थी, या ब्रिटिश ने उन पे पूरी तरह से कंट्रोल कर दिया था। ब्रिटिश ने जो भारत के छोटे-छोटे उद्योगपति होते थे, या भारत के छोटे-छोटे जो इंडस्ट्रियलिस्ट होते थे, उनको ब्रिटिश ने पूरी तरह से तबाह कर दिया था। अब जैसे ही भारत में छोटी-छोटी इंडस्ट्रीज जिसमें हैंडीक्राफ्ट इंक्लूड था वो डिस्ट्रॉयड होंगी, तो जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उस पर बहुत ज़्यादा बर्डन पड़ेगा, जिस वजह से किसान कर्जे में डूब जाएँगे, और किसानों की कंडीशन बहुत ज़्यादा खराब होगी। तो सेकंड मेजर रीजन रहा इन पीजेंट मूवमेंट्स का मैसिव लॉस फॉर इंडियन इंडस्ट्रीज। सो भारतीय उद्योगों को काफी भारी नुकसान पर उठाना पड़ा था, क्योंकि उनकी हस्तशिल्प और लघु उद्योग ब्रिटिश सरकार ने पूरी तरह से तबाह कर दिए थे। जैसे ही हस्तशिल्प और लघु उद्योग तबाह होंगे, तो फार्म जो पर्सन्स थे वो किस खेती पर आ जाएंगे, एग्रीकल्चर पर आ जाएंगे। सो एग्रीकल्चर पे अचानक से बहुत ज्यादा बोझ पड़ेगा, जिससे किसान कर्ज में डूब जाएंगे। सो थर्ड मेजर रीजन था ब्रिटिश की अनफेवरेबल पॉलिसीज, किसानों के प्रति प्रतिकूल नीतियां। सो बेसिकली हुआ क्या, ब्रिटिश गवर्नमेंट कुछ ऐसी इकोनॉमिकल पॉलिसीज लेके आई जिसके अंदर ब्रिटिश गवर्नमेंट लैंडलॉर्ड्स को प्रोटेक्ट करेंगी। जो बड़े बड़े शाहूकार होते थे, बड़े बड़े जमींदार होते थे, ब्रिटिश गवर्नमेंट उनको प्रोटेक्ट करती है, जिस वजह से जो मनी लेंडर फार्मर्स होते हैं उनका एक्सप्लॉयटेशन स्टार्ट होता है। सो जैसे ही लैंडलॉर्ड्स को ब्रिटिश अपनी पॉलिसीज में प्रोटेक्ट करती हैं, तो उसमें किसानों का शोषण होता है। किसानों के साथ साथ बेसिकली बहुत ज्यादा अन्याय होता है, और इस अन्याय के खिलाफ किसान आवाज उठाते हैं, जो आगे चल के पीजेंट मूवमेंट्स कहलाएंगे। नेक्स्ट, सो हमने कारण समझे कि किन कारणों की वजह से, किन रीजंस की वजह से किसानों ने मूवमेंट्स स्टार्ट किए थे, रीजनल मूवमेंट स्टार्ट हुए थे भारत के अलग अलग पार्ट्स पर। अब फार्मर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत सारे फार्मर लीडर्स ने अलग अलग संगठन बनाए, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस बनाई, जिसे पीजेंट ऑर्गेनाइजेशंस के नाम से जाना गया। इन पीजेंट ऑर्गेनाइजेशन का मेजरली मोटिव था फार्मर्स को उनके राइट्स दिलाना, उनकी डिमांड्स के, उनके बेसिकली जस्टिस के लिए डिमांड करना, और ऐसी पॉलिसीज इंट्रोड्यूस करवाना ब्रिटिश के थ्रू, जिससे फार्मर्स का शोषण रोका जा सके और फार्मर्स की कंडीशंस को थोड़ा सही किया जा सके। सो अब एरा स्टार्ट होगा राइजिंग ऑफ पीजेंट ऑर्गेनाइजेशन का, जो लगभग मेजरली 1920 से 1940 के आसपास सबसे ज्यादा पीजेंट ऑर्गेनाइजेशन, किसान संगठनों का उदय हुआ था। सो 1920 से 1940 के बीच में काफी सारी सेवरल पीजेंट ऑर्गेनाइजेशंस को एस्टेब्लिश किया गया, जो आगे चलकर किसानों, जो एग्रीरियन कम्युनिटी थी, जो कृषि समुदाय था, उसके राइट्स के लिए डिमांड करेंगे, और उसकी जस्टिस के लिए डिमांड करेंगे। सो आगे चल के हम देखते हैं कौन कौन सी मेजर फार्मर ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लिश की गई थी।
सबसे फेमस और सबसे इम्पोर्टेंट फार्मर ऑर्गेनाइजेशन है बिहार प्रोविंशियल किसान सभा, जो बिहार के फार्मर्स की कंडीशंस को सही करने के लिए एस्टेब्लिश की गई थी। तो सबसे पहले तो आपको डेट पता होनी चाहिए इसकी। बिहार प्रोविंशियल किसान सभा, इसको 1929 में एस्टेब्लिश किया गया था। सो बिहार प्रोविंशियल किसान सभा जो 1929 में एस्टेब्लिश की गई थी, फर्स्ट नोटेबल पीजेंट ऑर्गेनाइजेशन, पहली नोटेबल और पहली फेमस पीजेंट ऑर्गेनाइजेशन थी जो 1929 में बिहार प्रोविंशियल मींस बिहार वाली जगह पर एस्टेब्लिश की गई थी। सो क्या पर्पस था बिहार प्रोविंशियल का, आप नाम से ही समझ सकते हैं। बिहार प्रोविंशियल किसान सभा का सिर्फ मेजर पर्पस था बिहार के फार्मर्स को उनके राइट्स दिलाना, और जो ब्रिटिश गवर्नमेंट बिहार के फार्मर्स का शोषण कर रही है उसके खिलाफ आवाज उठाना। यहाँ पर हम समझेंगे क्या मुख्य उद्देश्य था, क्या एम था। तो इस ऑर्गेनाइजेशन का मुख्य उद्देश्य था उन स्पेसिफाई इश्यूज को बेसिकली ब्रिटिश के सामने रखना जो बिहार के रीजनल फार्मर्स फेस कर रहे हैं। क्या क्या इश्यूज थे जो बिहार के रीजनल फार्मर्स फेस कर रहे थे, उसमें सबसे मेजर इशू था हाई रेंट्स। जो बड़े बड़े जागीरदार होते थे, बड़े बड़े फार्मर्स होते थे, वो छोटे किसानों से एक बहुत बड़ा रेंट वसूला करते थे। सेम आर्बिट्री एविक्शंस हुआ करता था, और जो लैंड रेवेन्यू था उसका बहुत ज्यादा बोझ हुआ करता था, बर्डन हुआ करता था किसानों के ऊपर। बेसिकली ये जो बिहार प्रोविंशियल किसान सभा एस्टेब्लिश की गई थी, इसने बिहार के फार्मर्स को एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जहां पर बिहार के फार्मर्स आके अपनी आवाज उठा सकते थे और हेल्प के लिए डिमांड कर सकते थे। इन संगठन का मुख्य उद्देश्य बिहार क्षेत्र के जितने भी किसान थे उनकी समस्याएं, जैसे उच्च लगान, मनमाने ढंग से बेदखली तथा भू राजस्व का भारी बोझ का समाधान करना था। बिहार प्रोविंशियल किसान सभा ने बिहार के फार्मर्स को एक मंच प्रदान किया जहां पर वो अपनी शिकायत और अपनी प्रॉब्लम्स को व्यक्त कर सकते थे, एक्सप्रेस कर सकते थे। सेकेंड ऑर्गेनाइजेशन था AIKS, ऑल इंडियन किसान सभा, जो बहुत फेमस हुआ, जिसे 1936 में एस्टेब्लिश किया गया था। बेसिकली ऑल इंडियन किसान सभा इंडियन नेशनल कांग्रेस के थ्रू लखनऊ सेशन में या लखनऊ अधिवेशन में से एस्टेब्लिश किया गया था। 1936 में मूवमेंट ऑफ पीजेंट राइट गेन्ड मोमेंट्स विद द फॉर्मेशन ऑफ ऑल इंडियन किसान सभा नोन एज AIK से। 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा के गठन के बाद ही बेसिकली किसान आंदोलन ने गति पकड़ी। तो ये किसानों को सपोर्ट कर रही थी कि वो अपने राइट्स के लिए लड़ें, और इस संगठन के बाद काफी सारे किसान आंदोलन उभर कर आएंगे। ऑल इंडियन किसान सभा को बेसिकली लखनऊ सेशन में INC के, इंडियन नेशनल कांग्रेस के लखनऊ सेशन में इंट्रोड्यूस किया गया था, विच रिफ्लेक्ट द ग्रोइंग इंपॉर्टेंस ऑफ पीजेंट इशू, जो भारतीय स्वतंत्रता के व्यापक संघर्षों में किसानों के जो मुद्दे होते थे उनको महत्वता देता था या उनको दर्शाता था। तो ऑल इंडियन किसान सभा 1936 सबसे मेजर इंपॉर्टेंट पॉइंट, एंड सेकंड पॉइंट इज इसे लखनऊ सेशन में इंट्रोड्यूस किया गया था। क्लियर? ओके, आगे चलते हैं, आगे समझते हैं। नेक्स्ट, जब ऑल इंडिया किसान सभा की बात होती है तो वहां पर उस एक पहले प्रेसिडेंट सहजानंद सरस्वती को अपॉइंट किया गया था। ये क्वेश्चंस भी कई बार एग्जाम्स में पूछा हुआ है कि ऑल इंडियन किसान सभा के पहले प्रेसिडेंट कौन थे। तो ऑल इंडियन किसान सभा के पहले प्रेसिडेंट सहजानंद सरस्वती थे, जो बेसिकली एक प्रोमिनेंट लीडर थे, और इन्होंने ही पीजेंट मूवमेंट्स को आगे चल के बढ़ावा दिया था। तो आप देख सकते हैं स्वामी सहजानंद सरस्वती ऑल इंडियन किसान सभा के पहले प्रेसिडेंट हुए। जैसे ही ऑल इंडियन किसान सभा फॉर्म होती है तो वो अपना एक मैनिफेस्टो जारी करती है। मैनिफेस्टो मींस अपना एक घोषणा पत्र जारी करती है कि उनकी इस घोषणा पत्र में ही, इस मैनिफेस्टो में ही वो अपनी डिमांड्स रखती है ब्रिटिश के टाइम सामने कि उनकी प्राइमरी डिमांड्स क्या क्या थी। जो ऑल इंडिया किसान सभा का मैनिफेस्टो था उसके अंदर उन्होंने पीजेंट्स के राइट्स के लिए, मूवमेंट्स के लिए कुछ प्राइमरी डिमांडें रखी थी। तो आगे चल के हम वो डिमांड समझेंगे कि ऑल इंडियन किसान सभा की कौन कौन सी मेजर
डिमांड्स थी। सबसे पहली डिमांड थी अबॉलिशन ऑफ जमींदारी। जो जमींदारी सिस्टम चल रहा था भारत में, उसको पूरी तरह से खत्म किया जाए। जितने भी बड़े बड़े फार्मर्स हैं, बड़े बड़े जमींदार हैं, उनकी पावर्स को कम किया जाए, क्योंकि सबसे ज्यादा जो भारत में किसानों का शोषण हो रहा था वो बड़े बड़े जमींदारों के थ्रू हो रहा था। ऑल इंडियन किसान सभा ने अपने मैनिफेस्टो में सबसे पहली डिमांड रखी अबॉलिशन ऑफ जमींदारी सिस्टम। जमींदारी सिस्टम को खत्म करना था। उसके साथ साथ विच वॉज अ जो जमींदारी सिस्टम था वो फ्यूडरल लैंड टेन्योर सिस्टम था दैट प्लेस सिग्निफिकेंट पावर एंड वेल्थ इन द हैंड ऑफ लैंडलॉर्ड। होता क्या था, जमींदारी सिस्टम के अंदर जो बड़े और धनी किसान हुआ करते थे या धनी धनी जमींदार हुआ करते थे, उनके पास बहुत सारी शक्तियां होती थी। ब्रिटिश गवर्नमेंट उन्हें बहुत पावर दे के रखती थी, बहुत सारे राइट्स होते थे। इन राइट्स का इस्तेमाल करके ही वो किसानों का एक्सप्लॉयटेशन करते थे जो उनके खेतों में काम करते थे। जमींदारी सिस्टम वाज कैरेक्टराइज्ड बाय हाई रेंट्स। जमींदारी सिस्टम की जो मुख्य विशेषताएं होती थी उसमें सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स होती थी हाई रेंट। उसके साथ साथ जमींदारी सिस्टम फोर्स्ड लेबर पर भी काम करता था, जबरन शर्म जबरदस्ती मजदूरी लोगों से करवाता था। उसके साथ साथ जमींदारी सिस्टम की सबसे बड़ी समस्या आर्बिट्री इविक्शन था, विच सेवरल अफेक्टेड द लाइवलीहुड ऑफ द पीजेंट्स, जो बहुत सारे किसानों की आजीविका को बहुत बुरी तरह से प्रभावित कर रहा था। ऑल इंडियन किसान सभा का मैनिफेस्टो जारी होता है, जिसमें सबसे पहली डिमांड रखी जाती है अबॉलिशन ऑफ जमींदारी सिस्टम की। भारत से जमींदारी सिस्टम को खत्म किया जाए, या कम से कम जो बड़े बड़े जमींदार हैं, साहूकार हैं, उनकी पावर्स को लिमिटेड कर दिया जाए, ताकि आगे चल के वो फार्मर्स का शोषण ना कर सके, किसानों का एक्सप्लॉयटेशन ना कर सके। क्लियर। सेकंड, मैनिफेस्टो में सेकंड डिमांड रखी गई ऑक्यूपेंसी राइट ऑफ ऑल टेनेंट्स, मतलब जितने भी किराएदार हैं उनके अभिभोग के अधिकार को निहित किया जाए। क्या था बेसिकली ऑक्यूपेंसी राइट ऑफ ऑल टेनेंट्स? तो बड़े बड़े किसानों की जमीन पर जो छोटे किसान थे वो एज अ किराएदार, एज अ टेनेंट काम करते थे। अब बड़े किसान जागीरदार उन किसानों के साथ बहुत ज्यादा बदसलूकी करते थे। तो ऑल इंडियन किसान सभा चाहती थी, या उसका मैनिफेस्टो के अंदर ये सेकंड डिमांड ये थी कि इन छोटे टेनेंट्स को भी उनके राइट्स प्रिजर्व किए जाएं, उनसे जो खेती कराई जा रही है उसके ऊपर उनके अधिकार मिलने चाहिए जिसे वो जोतते हैं। उसके साथ साथ उन्हें हाँ बेसिकली कानूनी संरक्षण भी मिलना चाहिए, लीगल प्रोटेक्शन भी मिलनी चाहिए अगेंस्ट eviction and right to cultivation the land they tilled. मैनिफेस्टो बेसिकली डिमांड करता है सिक्योर ऑक्यूपेंसी राइट फॉर ऑल टेनेंट्स। इसका मतलब ये था कि जितने भी किसान जमींदारों के सिस्टम में काम कर रहे हैं उन्हें लीगल प्रोटेक्शन मिलना चाहिए अगेंस्ट एविक्शन, की उन्हें कभी भी हटाया ना जाए। एंड उन्हें अधिकार मिलना चाहिए टू कल्टीवेट द लैंड दे टिल, जिस लैंड को वो जोत रहे हैं उस पर उनकी भूमि का अधिकार होना चाहिए। इस राइट्स के थ्रू और इस मैनिफेस्टो डिमांड के थ्रू मेजर पर्पस था जो पीजेंट्स हैं उनको या उनकी इकोनॉमिकल कंडीशंस को और ज्यादा स्टेब्लिश किया जा सके, और ज्यादा स्टेबिलिटी प्रोवाइड की जा सके, और एग्रीकल्चर प्रैक्टिस को सिक्योरिटी दी जा सके, ताकि फार्मर्स की इकोनॉमिकल कंडीशन इंप्रूव हो और बेटर हो। इन अधिकारों को हासिल करके किसानों को लक्ष्य अपनी कृषि पद्धतियों में अधिक स्थिरता लाना था, जिससे किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार आ सके। क्लियर? ओके। ये था ऑल इंडियन किसान सभा मैनिफेस्टो। अभी तक हमने समझा है कॉजेस क्या क्या थे इन मूवमेंट्स के, किन कारणों की वजह से मूवमेंट्स स्टार्ट हुए, जिसमें हमने जमींदार और ब्रिटिश की पॉलिसीज देखी कि कैसे ब्रिटिश किसानों का शोषण कर रहे थे। फिर इस शोषण से उभरने के लिए किसानों ने धीरे धीरे पीजेंट्स ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लिश करना स्टार्ट करी, जिनका मेजर पर्पस होता था किसानों के राइट्स को प्रिजर्व करना। और आगे चल के किसान मैनिफेस्टोज एंड डिमांड आई। अब आगे नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट सीरीज में हम आगे पढ़ेंगे कि कैसे कैसे गांधीयन एरा से पहले पीजेंट मूवमेंट स्टार्ट हुए थे और उसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट मूवमेंट्स रहे।
तो समझते हैं 19th सेंचुरी पीजेंट मूवमेंट, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट रहा इंडिगो रिबेलियन, जो 1859 से 1862 तक चला था। इंडिगो मूवमेंट गांधी जी के टाइम पे भी हुआ था 1917 में, जिसे हम चंपारण सत्याग्रह के नाम से जानते हैं, और इस इंडिगो मूवमेंट को हम इंडिगो रिबेलियन के नाम से जानते हैं। क्लियर? सो समझते हैं क्या चल रहा था, क्या इंडिगो बेसिकली इंडिगो की खेती किसानों से क्यों कराई जा रही थी, ब्रिटिश को क्या फायदा था और किसानों को क्या नुकसान था। सो बेसिकली जो यूरोपियन प्लांटर्स होते थे, अपना प्रॉफिट बूस्ट करने के लिए उन्होंने भारतीय किसानों से एग्रीकल्चर या फूड क्रॉप्स की जगह इंडिगो की खेती करना स्टार्ट किया या स्टार्ट कराया। तो इंडिगो की इंटरनेशनल मार्केट में और भारतीय नील की इंटरनेशनल मार्केट में बहुत ज्यादा डिमांड थी। नील एक कैश क्रॉप भी हुआ करती थी, जिसका काफी हाई रेट होता था कलर्स के लिए, और अलग अलग चीजों में यूरोप में नील का इस्तेमाल किया जाता था। तो कहीं ना कहीं यूरोपियन प्लांटर्स को दिख गया कि अगर हम भारतीय किसानों से फूड क्रॉप्स की जगह इंडिगो की खेती कराएंगे, सो उससे ब्रिटिशर्स को या यूरोपियंस को ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। सो यूरोपियंस ने भारत में इंडिगो कराना स्टार्ट किया। क्यों इंडिगो भारतीय किसानों के लिए एक बेसिकली डिससेटिस्फाइड रीजन रहा, या क्यों भारतीय किसान इंडिगो की खेती नहीं करना चाहते थे, उसके कारण समझते हैं। सबसे पहले तो भारतीय किसानों को इंडिगो का बहुत कम प्राइस दिया जाता था। सो इंडिगो को किसानों से बहुत कम रेट पर परचेज किया जाता था, जिससे किसानों को मिनिमम प्रॉफिट मिलता था। इंडिगो की जो खेती थी वो अनप्रॉफिटेबल कल्टीवेशन था, तो किसानों को इस खेती में ज्यादा लाभ नहीं होता था। एक तो किसानों से जबरदस्ती खेती कराई जा रही है, फोर्सफुली इंडिगो का प्रोडक्शन कराया जा रहा है। सेकंड, ये प्रोडक्शन बहुत कम रेट पे था, जो किसानों के लिए प्रॉफिटेबल नहीं था। थर्ड रीजन, सबसे इंपॉर्टेंट रीजन था सॉइल फर्टिलिटी। सो जो इंडिगो होता था उसकी रूट्स काफी डीप होती हैं। सो जब इंडिगो उगाया जाता था, किसान इसको उगाते थे, तो डीप रूट होने की वजह से तो ये सॉइल से पूरा न्यूट्रिशन एब्जॉर्व कर लेता था। सो एक बार इंडिगो की खेती होने के बाद एक प्लेस पर उसकी फर्टिलिटी पावर बहुत कम हो जाती थी, तो जिससे किसानों का जो एग्रीकल्चर लैंड था वो धीरे धीरे अनफर्टाइल होता जा रहा था या बंजर बनता जा रहा था। तो ये भी एक मेजर रीजन था, किसान इंडिगो कल्टीवेशन से सेटिस्फाई नहीं थे। तो सॉइल फर्टिलिटी, ग्रोइंग इंडिगो डेप्लेक्ट द सॉइल फर्टिलिटी, तो नील की खेती से जो मृदा की उर्वरकता थी वो धीरे धीरे समाप्त होती जा रही थी। उसके साथ साथ जो पीजेंट्स थे वो काफी सारा बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइटेशन फेस कर रहे थे फ्रॉम ट्रेडर्स से। उसके साथ साथ मिडलमैन होते थे, बिचौलिया होते थे, बिचौलिए से भी शोषण का सामना करना पड़ता था। यही मेजर रीजंस थे कि बंगाल में इंडिगो की खेती ना करने के लिए किसानों ने मूवमेंट्स स्टार्ट कर दिए। तो इन सब चीजों से परेशान होकर आखिरकार किसानों ने ब्रिटिश के खिलाफ इंडिगो नील की खेती ना करने के लिए आंदोलन स्टार्ट किए, और इन मूवमेंट्स को सपोर्ट मिला प्रेस एंड मिशनरीज का, और आगे चल के जो किसान पीजेंट ऑर्गेनाइजेशंस थी वो भी फार्मर्स को सपोर्ट करेंगी इस मिशन में। सो कैसे इंडिगो रिबेलियन स्टार्ट होता है बंगाल में, वो समझते हैं 1859 में। तो एक बंगाली जर्नलिस्ट थे, हरीश चंद्र मुखर्जी। हरीश चंद्र मुखर्जी एक काफी अच्छे जर्नलिस्ट थे, जो एक न्यूज़पेपर पब्लिश करते थे जिसका नाम था द हिंदू पैट्रियट। तो जब हरीश चंद्र मुखर्जी को किसानों की इस कंडीशन, इस दुर्दशा का पता चलता है, इंडिगो की खेती का पता चलता है, तो वो एक आर्टिकल पब्लिश करते हैं अपने न्यूज़पेपर द हिंदू पैट्रियट में। इस न्यूज़पेपर के थ्रू, इस आर्टिकल के थ्रू ये न्यूज़ पूरे बंगाल और पूरे इंडिया में फैल जाती है। तो इससे किसानों की बेसिकली जो कंडीशन चल रही थी उसको एक हाईलाइट मिलता है, या वो हाईलाइट होती है। इसके अलावा बंगाली राइटर और ड्रामेटिस्ट थे दीनबंधु मित्र, जो आगे चल के एक न्यूज़पेपर पब्लिश करेंगे जिसका नाम था नील दर्पण। इस नील दर्पण न्यूज़पेपर में ये दिखाया गया था कि किसानों की इंडिगो की वजह से क्या कंडीशंस है बंगाल के अंदर, और ये फर्स्ट टाइम पब्लिश किया गया था 1860 में। तो ये नील दर्पण
मैगजीन और न्यूज़पेपर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार डायरेक्ट पूछा गया है कि नील दर्पण कब पब्लिश किया गया? 1860 में बाय दीनबंधु मित्र। किस चीज से रिलेटेड था? जो बेसिकली फार्मर्स होते थे जो नील का प्रोडक्शन कर रहे थे, इसमें उनके साथ किए जाने वाले दुर्व्यवहार, मिसबिहेव को रिप्रेजेंट किया गया था और उनकी कंडीशंस को रिप्रेजेंट किया गया था। सो तभी हमने पढ़ा है कि प्रेस ने इन फार्मर्स के रिवोल्ट्स को बहुत सपोर्ट किया। क्लियर? ओके, नेक्स्ट। अब ये जो नील दर्पण नाटक था, ये जो नील दर्पण पब्लिश किया गया था, ये बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी खड़ी कर देता है ईस्ट इंडिया कंपनी के सामने। आगे चल के जब ये बात लोगों को पता चलती है नील दर्पण के थ्रू, तो लोग ईस्ट इंडिया कंपनी को बैन करना स्टार्ट कर देते हैं, या ईस्ट इंडिया ब्रिटिश को बायकॉट करना स्टार्ट कर देते हैं, और आगे चल के ब्रिटिश और ईस्ट इंडिया कंपनी इस न्यूज़पेपर, इस नाटक पर भी बैन लगा देती है। तो इस नाटक ने काफी विवाद खड़ा कर दिया था, और बाद में जो भारतीय थे उनके बीच में जो आक्रोश था उसको दबाने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी ने इस नाटक पर प्रतिबंध लगा दिया। जब गवर्नमेंट ने देखा, या गवर्नमेंट के ऊपर, ब्रिटिश गवर्नमेंट के ऊपर फार्मर्स का बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ा, तो आगे चल के गवर्नमेंट एक इंडिगो कमीशन अपॉइंट करता है नवंबर 1860 में, इस फार्मर्स की कंडीशंस को बेसिकली एनालाइज करने के लिए। और ये इंडिगो कमीशन आगे चल के नील की फोर्सफुली खेती को इलीगल डिक्लेयर कर देता है, और यही किसानों के लिए सबसे बड़ी जीत साबित हुई। क्लियर? सो ब्रिटिश के ऊपर जब प्रेशर पड़ा, तो ब्रिटिश ने इंडिगो कमीशन एस्टेब्लिश किया नवंबर 1860 में इस पूरी सिचुएशन को डील करने के लिए, और आगे चल के ये किसानों के ऊपर जो फोर्सफुली नील की खेती कराई जा रही थी उसको इलीगल डिक्लेयर किया जाता है, और ये पहली विक्ट्री होती है इंडियन फार्मर्स की। क्लियर? सेकेंड इज पवना मूवमेंट। ये पवना मूवमेंट भी काफी फेमस रहा था 1870 से 1880 के आसपास, और ये भी ईस्टर्न बंगाल से रिलेटेड था, इंडिगो खेती से कहीं ना कहीं, और फार्मर्स की कंडीशन से रिलेटेड था। सो समझते हैं क्या था पवना मूवमेंट, क्यों पवना मूवमेंट भारत में स्टार्ट किया गया था। सो इन ईस्टर्न बंगाल, जो बंगाल का ईस्टर्न वाला पार्ट था, लैंडलॉर्ड फोर्सफुली कलेक्टेड रेंट्स एंड लैंड टैक्सेस, ऑफन इंक्रीजिंग देम टू इम्प्रोवाइज्ड पीजेंट्स। तो जो बड़े बड़े जमींदार थे पूर्वी बंगाल में, वो किसानों के ऊपर जबरन टैक्स लागू कर रहे थे, भूमि के ऊपर टैक्स वसूल कर रहे थे, और लगातार गरीब किसानों के ऊपर भी इसे कंटिन्यू इंक्रीज किया जा रहा था। उसके साथ साथ एक एक्ट था, एक्ट ऑफ 1859। जो ये किसान थे, जो बेसिकली ये जमींदार थे, ये लगातार 1859 के अधिनियम के तहत किसानों के अधिभोग अधिकार के, जो बेसिकली किसानों को प्रोवाइड किया गया था इस अधिनियम के अंदर, उस पर भी रोक लगाया जा रहा था। सो इन सब सिचुएशन से डील करने के लिए पटना में, जो पहले ईस्टर्न बंगाल का पार्ट था, एक एग्रेरियन लीग फॉर्म की जाती है अंडर द लीडरशिप ऑफ यूसुफ शाही परगना, और वहीं से ये मूवमेंट स्टार्ट होता है। सो जब बंगाल के जो जमींदार थे वो किसानों का शोषण कर रहे थे, किसानों उनके उनके राइट्स प्रोवाइड नहीं कर रहे थे, तो 1873 में पटना में, जो पूर्वी ईस्टर्न बंगाल का पार्ट हुआ करता था, यूसुफ शाही परगान एक किसान लीग, एग्रेरियन लीग एस्टेब्लिश करते हैं फार्मर्स के राइट्स के लिए। सो अब किसान इस लीग, इस मूवमेंट्स, इस आंदोलन में किसान हड़ताल करना स्टार्ट करते हैं, रेंट स्ट्राइक करना स्टार्ट करते हैं, फंड रेज करते हैं, और बेसिकली इस मूवमेंट को स्प्रेड करते हैं अदर डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ ईस्ट बंगाल। सो दिस स्ट्रगल वाज प्राइमरीली लीगल रेजिस्टेंस, एक कानूनी प्रतिरोध था ये, जिसमें बहुत कम वायलेंस था। सो किसानों ने लगान हड़तालें आयोजित की, उसके साथ साथ धन जुटाया, और इस मूवमेंट को पूर्वी बंगाल के अन्य जिलों में भी फैलाया। नेक्स्ट, ये बेसिकली जो डिसकंटेंट था ये 1885 तक कंटिन्यू रहा। आगे चलकर
बंगाल टेनेसी एक्ट ऑफ 1885 में पीजेंट के जो ऑक्यूपेसी राइट्स है उसको इंक्रीज किया गया। आगे चल के इस मूवमेंट को सपोर्ट किया गया बाय बंकिम चंद्र चटर्जी, आरसी दत्ता एंड इंडियन एसोसिएट अंडर सुरेंद्रनाथ बनर्जी। तो काफी बड़े बड़े जो लीडर्स थे वो भी इस मूवमेंट में शामिल होते हैं, जिस वजह से ये मूवमेंट एक बड़े स्तर पर काम करता है, जिसमें मेजर लीडर्स थे बंकिम चंद्र चटर्जी, आरसी दत्त और सुरेंद्रनाथ बनर्जी। क्लियर। नेक्स्ट इज डेक्कन राइट्स। जो दक्षिण भारत था या डेक्कन जो एरिया था वहां पर 1875 में जो फार्मर्स थे उन्होंने ब्रिटिश के खिलाफ जो रैयतवाड़ी सिस्टम चल रहा था, जिसमें फार्मर्स को बिचौलिए के थ्रू टैक्स वसूलना होता था और लगातार भारत में टैक्स फार्मर्स के ऊपर बढ़ता जा रहा था, तो उसके खिलाफ डेक्कन में भी कुछ मूवमेंट्स स्टार्ट हुए अराउंड 1875। सो डेक्कन राइट्स 1875 में डेक्कन में स्टार्ट हुए थे। बेसिकली जो डेक्कन के फार्मर्स थे वो भी कहीं ना कहीं ब्रिटिश की पॉलिसी से परेशान थे। सो होता क्या है, जो बड़े बड़े जमींदार थे वो छोटे लोगों का शोषण कर रहे थे। सो इस डेक्कन राइट्स में हो गया क्या, जितने भी बार्बर्स थे, जितने भी वॉशरमैन्स थे एंड जितने भी शू मेकर्स थे, वो इन बड़े बड़े जमींदारों को सर्व करने से मना कर देते हैं। धीरे धीरे ये बॉयकॉट पूरे पूना विलेज में, उसके बाद अहमदनगर, सोलापुर, सतारा तक स्प्रेड होता है। उसके साथ साथ जो एग्रेरियन राइट्स थे वो सिस्टमेटिक अटैक्स करते हैं मनी लेंडर्स के हाउस एंड शॉप्स के ऊपर। सो सेम कंडीशंस थी साउथ में भी जो बड़े बड़े मनी लैंड सॉरी जो बड़े बड़े साहूकार हुआ करते थे, वो कहीं ना कहीं शोषण कर रहे थे छोटे वर्ग के लोगों का, चाहे उसमें नाई हो, धोबी हो, मोची हो। सो वहां के छोटे वर्ग के लोग इकट्ठा होते हैं और इनके खिलाफ राइट्स करना स्टार्ट करते हैं, जिसमें सबसे पहले वो बड़े बड़े साहूकारों, जमींदारों के यहाँ पर काम करना बंद करते हैं। ये राइट स्टार्ट होता है पूना से, पूना के बाद अहमदनगर, सोलापुर और सतारा तक ये राइट्स फैल जाते हैं। ऑल्दो गवर्नमेंट सक्सेसफुली रिप्रेस द मूवमेंट, सरकार ने सक्सेसफुली इस आंदोलन को दबा दिया था, लेकिन फिर भी इन राइट्स का ही रिजल्ट रहा कि डेक्कन में डेक्कन एग्रीकल्चरल रिलीफ एक्ट पास किया गया 1879 में, जहां पर बेसिकली फार्मर्स के राइट्स की बात की गई थी। सो ये थे गांधीयन एरा से पहले वाले कुछ पीजेंट राइट्स जो हमने डिस्कस किए हैं। नाउ अब हम डिस्कस करेंगे गांधीयन एरा के टाइम पे और गांधी जी के टाइम पे स्टार्ट हुए कुछ पीजेंट राइट, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट मूवमेंट रहा चंपारण सत्याग्रह। सो हम सबको पता है 9th ऑफ जनवरी 1915 को गांधी जी साउथ अफ्रीका से इंडिया पहुंचते हैं। सो गांधी जी साउथ अफ्रीका से भारत पहुंचेंगे, अपना साबरमती आश्रम स्टेब्लिश करेंगे और सबसे पहला गांधी जी जो भारत में सत्याग्रह स्टार्ट करेंगे वो स्टार्ट करेंगे चंपारण सत्याग्रह, जो 1917 में बिहार के फार्मर्स की कंडीशंस के अगेंस्ट स्टार्ट किया गया था। तो इस चंपारण, अगर आपसे पूछे गांधी जी का भारत में पहला मूवमेंट कौन सा था, तो गांधी जी का भारत में सबसे पहला मूवमेंट था चंपारण सत्याग्रह, चंपारण मूवमेंट, जो 1917 में स्टार्ट किया गया था। इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, महत्वता क्या है? सो गांधी जी फर्स्ट मेजर इन्वॉल्वमेंट इन अ मास मूवमेंट इन इंडिया, तो गांधी जी का पहला मेजर मास मूवमेंट था या पहला मेजर इन्वॉल्वमेंट था भारत के अंदर किसी भी आंदोलन में। सो यहीं से गांधी जी बेसिकली एक लीडर निकल के आएंगे फॉर इंडियन इंडिपेंडेंट स्ट्रगल। सो यहीं से गांधी जी की पहचान बनती है कि वे एक स्वतंत्रता संग्राम के जो आंदोलन चल रहे हैं स्वतंत्रता के लिए उसके लीडर हैं। तो समझते हैं चंपारण सत्याग्रह क्या था, कैसे गांधी जी का इन्वॉल्वमेंट होता है और कैसे चल के चंपारण सत्याग्रह सक्सेसफुल मूवमेंट साबित होता है। तो चंपारण की अगर हम बात करें तो चंपारण एक डिस्ट्रिक्ट है बिहार का, जो प्रेजेंट डे भी बिहार में लोकेटेड है। चंपारण में एक पॉलिसी चल रही थी जिसे तीन कठिया पॉलिसी के नाम से जाना जाता था। सो पहले एक नॉर्मली मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ क्या था तीन कठिया पॉलिसी, फिर हम इसे टेक्निकल पॉइंट्स में भी समझेंगे। सो तीन कठिया पॉलिसी बेसिकली जो चंपारण के फार्मर्स थे उनके लिए मैंडेटरी था कि उन्हें हर 20 कठिया में से
3 कठिया पर चंपारण की खेती करनी होगी, इंडिगो की खेती करनी होगी, नील की खेती करनी होगी। सो कठिया क्या है? कठिया जमीन को मापने का एक मेजरमेंट होता है। जैसे कहीं पर यार्ड्स चलते हैं, कहीं पर बीघा चलता है, कहीं पर कीसा किला चलता है। ऐसे ही बिहार में कठिया चलता था और हर फार्मर्स के लिए रूल था कि उन्हें अपने 20 कठिया में से 3 कठिया पर नील की खेती करनी होगी। अब सेम बिहार के फार्मर्स के सामने भी सेम प्रॉब्लम्स थी। एक तो उन्हें बेनिफिट कुछ नहीं मिल रहा था, बहुत लो प्राइस दिया जा रहा था ब्रिटिश के थ्रू। उसके साथ-साथ फार्मर्स का शोषण हो रहा था, बेनिफिशियल प्रोडक्शन नहीं थी और ये जो 3 कटियाँ होंगे ये फार्मर्स की सबसे फर्टाइल लैंड होगा। मतलब फार्मर्स के पास जो सबसे फर्टाइल लैंड है उसी पर उन्हें इंडिगो की खेती करनी होगी। जैसा हमने अभी समझा है कि इंडिगो की खेती से फार्मर्स को क्या नुकसान होता था, तो जो इंडिगो की रूट्स होती हैं वो काफ़ी डीप होती हैं, जिस वजह से जो फर्टिलिटी पावर होती है सॉइल की वो धीरे-धीरे खत्म होती चली जाती है। तो फार्मर्स के सामने प्रॉब्लम क्या थी? पीजेंट्स को फोर्सफुली बेसिकली जो ब्रिटिश लैंडलॉर्ड थे वो फोर्सफुली पीजेंट्स को बोल रहे थे कि वो इंडिगो की खेती करें और उन्हें एक फिक्स प्राइस दिया जा रहा था जिससे फार्मर्स का एक्सप्लॉइटेशन हो रहा था और गरीबी लगातार इंक्रीज होती जा रही थी। अब बिहार में एक फार्मर्स के लीडर हैं जिनका नाम था राजकुमार शुक्ला। राजकुमार शुक्ला जब चंपारण के फार्मर्स की ये कंडीशंस देखते हैं, तो वो गांधी जी को इनवाइट करते हैं बिहार में कि आप बिहार में आइए और बिहार में फार्मर्स की कंडीशन देखिए और उनके लिए कोई एक कठोर स्टेप लीजिए। तो राजकुमार शुक्ला ये भी फेमस लीडर रहे हैं। चंपारण मूवमेंट से अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो राजकुमार शुक्ला के ऊपर भी क्वेश्चन बन सकता है कि किसने गांधी जी को चंपारण में इनवाइट किया था चंपारण सत्याग्रह के लिए। तो राजकुमार शुक्ला जो फेमस लीडर थे, वही गांधी जी को इनवाइट करते हैं कि आप बिहार में आओ और फार्मर्स की कंडीशंस देखो और उनके लिए कुछ कदम उठाओ। क्लियर? तो थोड़ी सी टाइमलाइन और कुछ मेजर इवेंट्स देख लेते हैं इस मूवमेंट से रिलेटेड। तो 1917 में गांधी जी अराइव होते हैं चंपारण में टू इन्वेस्टिगेट करने के लिए। जब गांधी जी इनिशियली चंपारण में आएंगे तो ब्रिटिश अथॉरिटीज गांधी जी को रोकेंगे कि वो फार्मर से ना मिले, पीजेंट से ना मिले। गांधी जी जब फोर्स करते हैं तो फाइनली गांधी जी को अरेस्ट कर लिया जाता है। जैसे ही गांधी जी अरेस्ट होते हैं बिहार के फार्मर्स के लिए, यहाँ से ये मूवमेंट स्टार्ट होता है। जो गांधी जी का अरेस्ट है वो गेन करता है पब्लिक अटेंशन, जनता का ध्यान अपनी तरफ खींचता है। कोर्ट अपील, गांधी जी को कोर्ट में ले जाया जाता है। गांधी जी अपने आप को गिल्टी डिक्लेयर करते हैं कि हाँ उनका दोष था, उन्होंने फोर्सफुली किसानों से मिलने की कोशिश की, लेकिन किसानों के हित के लिए गांधी जी आर्गुमेंट करना स्टार्ट करते हैं, जिस वजह से इस केस को डिसमिस करना पड़ता है। सो राजकुमार शुक्ला ने गांधी जी को इनवाइट किया। गांधी जी चंपारण में आएंगे, चंपारण में किसानों से मिलने की आग्रह करेंगे। ब्रिटिश जब रोकेंगे तो उन्हें अरेस्ट कर लिया जाएगा। कोर्ट में गांधी जी अपनी जो गिल्टी है उसको एक्सेप्ट करेंगे एंड उसके बाद इस मामले को खत्म कर दिया जाता है। सो अब गांधी जी क्या करेंगे? इंटरनली कोर्ट में एविडेंस प्रूफ करने के लिए एविडेंस कलेक्ट करेंगे। तो गांधी जी कंडक्ट अ सर्वे, एक सर्वे करते हैं, कलेक्ट करते हैं टेस्टिमनीज टू रिवील एक्सप्लॉइटेशन। तो गांधी जी ने सर्वेक्षण कराया, शोषण का खुलासा करने के लिए साक्ष्य इकट्ठे किए और स्टार्ट कर दिया सत्याग्रह एंड रेजोल्यूशन अगेंस्ट 3 कटिया पॉलिसी। सो गांधी जी लीड नॉन वायलेंस प्रोटेस्ट। गांधी जी अहिंसक बेसिकली विरोध प्रदर्शन स्टार्ट करेंगे। जब ये एक बहुत बड़ा मासी मूवमेंट बन जाता है तो ब्रिटिश गवर्नमेंट सेटअप करेगी एक इन्वेस्टमेंट कमेटी। सो गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर पड़ता है। गवर्नमेंट जब देखती है कि एक मासी मूवमेंट बनता जा रहा है, गांधी जी से लोग इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, तो आगे चल के ब्रिटिश गवर्नमेंट एक इन्वेस्टमेंट कमेटी सेटअप करती है और ये इन्वेस्टमेंट कमेटी चंपारण एग्रेरियन बिल पास करती है जिसमें 3 कठिया सिस्टम को खत्म कर दिया जाता है और गांधी जी का ये फर्स्ट सत्याग्रह इन इंडिया पूरी तरह से सक्सेसफुल रहता है। तो गांधी जी इस फर्स्ट सत्याग्रह इन इंडिया, चंपारण सत्याग्रह जो आगे चल के सक्सेसफुल रहा। क्लियर? ओके। तो इस सत्याग्रह का कंक्लूजन क्या निकला?
सबसे पहले तो जैसे ही 3 कठिया सिस्टम खत्म होगा तो जो पीजेंट्स है उन्हें ग्रेट रिलीफ मिलेगा फ्रॉम ऑपरेसिव कंडीशंस, जो बेसिकली ब्रिटिश ने उनका दमन किया हुआ था उस कंडीशन से इन्हें छुटकारा मिलेगा। और ये गांधी जी की पहली विक्ट्री होगी जो शोकेस करेगी कि सत्य के थ्रू, सत्याग्रह के थ्रू भी ब्रिटिश को दबाया जा सकता है विदाउट नॉन वायलेंस। सो इसका परिणाम निकलता है किसानों को दमनकारी परिस्थितियों से राहत मिलती है। गांधी जी की पहली जीत होती है सत्याग्रह की प्रभावकारिता को भी, जो सत्याग्रह की प्रभावकारिता को भी दर्शाती है। सो ये पहला मूवमेंट था चंपारण सत्याग्रह जो हमने देखा। अब गांधी जी का सेकंड मूवमेंट आया खेड़ा मूवमेंट। तो सेकंड पीजेम मूवमेंट, खेड़ा मूवमेंट। तो समझते हैं क्या था खेड़ा मूवमेंट। ओके, सो खेड़ा बेसिकली एक तालुका था गुजरात में। अचानक अगर मैं इस पूरे मूवमेंट को एक लाइन में ब्रीफली एक्सप्लेन करूं तो खेड़ा जो गुजरात था वहां पर सूखा पड़ता है। ब्रिटिश ने एक लॉ बनाया हुआ था कि अगर फार्मर्स किसी भी टाइम सूखा फेस करेंगे या बेसिकली ड्रॉट सिचुएशन फेस करेंगे या क्रॉप फेलियर होगा तो ब्रिटिश की तरफ से उन्हें कंपनसेशन दिया जाएगा। बट खेड़ा में सूखा पड़ा, ड्रॉट हुआ, क्रॉप डिस्ट्रॉयड हुई, बट फार्मर्स को कोई भी कंपनसेशन नहीं मिला, जिसके लिए मूवमेंट स्टार्ट किया गया। तो थोड़ा सा बैकग्राउंड एंड रीजन समझते हैं। खेड़ा खेड़ा एक डिस्ट्रिक्ट है गुजरात के अंदर। ये मूवमेंट 1918 में स्टार्ट किया गया था। इस मूवमेंट का मेजर रीजन था ब्रिटिश इंसिस्टेड ऑन फुल लैंड रेवेन्यू डिस्पाइट ड्रोट एंड क्रॉप फेलियर। तो 1918 में खेड़ा में ड्रोट होता है, सूखा पड़ता है, जिस वजह से जो फार्मर्स है उनकी क्रॉप्स पूरी तरह से डिस्ट्रॉयड हो जाती है। फार्मर्स की क्रॉप भी डिस्ट्रॉयड हुई थी, लेकिन फिर भी जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो रेवेन्यू पूरा वसूल कर रही थी, फुल लैंड रेवेन्यू ले रही थी। सो इसी को लेकर गुजरात के फार्मर्स ये मूवमेंट स्टार्ट करेंगे। की फीचर्स, इस मूवमेंट से दो मेजर लीडर्स निकल कर आते हैं, महात्मा गांधी एंड सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो महात्मा गांधी लीड करते हैं इस मूवमेंट को विदाउट वायलेंस, एंड सरदार वल्लभ भाई पटेल ऑर्गेनाइज करते हैं पीजेंट्स को एंड मोबिलाइज करते हैं पीजेंट्स को। सो दो मेजर लीडर्स निकल के आएंगे खेड़ा मूवमेंट से, महात्मा गांधी एंड सरदार वल्लभ भाई पटेल। सो सम टाइमलाइंस एंड मेजर इवेंट्स रिलेटेड टू दिस मूवमेंट। सो फरवरी 1918 में गांधी जी ने एक कैंपेन स्टार्ट किया। इन मार्च 22, 1918 गांधी जी रिक्वेस्ट सस्पेंशन ऑफ रेवेन्यू कलेक्शन। गांधी जी किसानों से अनुग्रह करते हैं और ब्रिटिश गवर्नमेंट से भी अनुग्रह करते हैं। किसानों से कहा जाता है कि आप टैक्स ना दें और ब्रिटिश गवर्नमेंट से अनुरोध किया जाता है कि वो रेवेन्यू कलेक्ट ना करें। अप्रैल 1918 में जो मूवमेंट था वो काफी तेज होता है और गांधी जी नाडियाड में अपना एक आश्रम एस्टेब्लिश करते हैं ताकि वहां से इस मूवमेंट को लीड किया जा सके। की स्ट्रेटजीज क्या थी? सबसे पहले तो वही नॉन वायलेंस रेजिस्टेंस था, किसी को भी हिंसा नहीं करना था। जो पीजेंट्स थे उनको बेसिकली ऑर्गेनाइज वे में रहना था, संगठित रहना था। उसके साथ साथ लीगल सपोर्ट अगेंस्ट प्रॉपर्टी कॉन्फिस्केशंस, जो किसानों की संपत्ति जब्त कर ली गई थी उसके खिलाफ कानूनी सहायता लेना था। अब इस पर ब्रिटिश गवर्नमेंट का क्या रिस्पॉन्स रहा जैसे ये मूवमेंट स्टार्ट होता है? तो ब्रिटिश गवर्नमेंट कोशिश करती है रिप्रेसिंग द मूवमेंट, जिसमें वो काफी सारे लोगों को अरेस्ट भी करती है और आगे चल के कंसेशन भी प्रोवाइड किया जाता है फार्मर्स को जब ये मूवमेंट काफी सक्सेसफुल रहता है। सो कहीं ना कहीं गांधी जी ने कंसेशन दिलाने के लिए, कंपनसेशन दिलाने के लिए ये मूवमेंट स्टार्ट किया था और आगे चल के ये मूवमेंट भी सक्सेसफुल रहा। तो इसका कंक्लूजन क्या निकला, आउटकम क्या निकला? सो जून 1918 में ब्रिटिश गवर्नमेंट सस्पेंड कर देती है टैक्स कलेक्शन और रिटर्न कर देती है उन फार्मर्स की प्रॉपर्टीज को जिसको ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कैप्चर किया था। अब इसका क्या मतलब है, ब्रिटिश ने क्यों कैप्चर किया था प्रॉपर्टीज को? ये तो हमें समझ आ गया कि ब्रिटिश टैक्स कम कर नहीं कर रहे थे और कंपनसेशन नहीं दे रहे थे सूखे के बावजूद। अब ब्रिटिश ने एक लॉ बनाया हुआ था गुजरात में, अगर कोई भी फार्मर टैक्स नहीं देता है तो उसकी प्रॉपर्टी को सीज कर लिया जाएगा।
जब खेड़ा में सूखा पड़ता है तो फार्मर टैक्स देने से मना करते हैं। फार्मर टैक्स देने से मना करते हैं तो लॉ के तहत, रूल के तहत ब्रिटिश गवर्नमेंट फार्मर्स की प्रॉपर्टी को कैप्चर कर लेती है। और जब ये मूवमेंट काफी मासी मूवमेंट होता है तो ब्रिटिश गवर्नमेंट सस्पेंड करती है टैक्स कलेक्शन को, और जो प्रॉपर्टी कैप्चर की थी उसको रिटर्न करती है। इस मूवमेंट का क्या इम्पैक्ट पड़ा? सेम, इस मूवमेंट से जो भारत में सत्याग्रह था उसको मजबूती मिली, और आगे चल के जो इंडिपेंडेंस मूवमेंट्स थे वो भी काफी बूस्ट हुए। अदर इम्पैक्ट ऑन फार्मर्स, एम्पावरमेंट ऑफ पीजेंट्स। जो पीजेंट्स थे, जो फार्मर्स थे, वो काफी सशक्तिकरण महसूस करेंगे इस आंदोलन के बाद, अपने आप को पावरफुल महसूस करेंगे, और गांधी जी की लीडरशिप भी लगातार बढ़ती रहेगी। ये जो आंदोलन थे, दीज मूवमेंट्स बेसिकली ये ब्रिटिश नीतियों को चुनौती देने के लिए और स्वतंत्रता के संघर्ष के लिए भारत की जनता को और सशक्त करेंगे, और गांधी जी को और प्रोत्साहित करेंगे कि वो अहिंसा के थ्रू भी ब्रिटिश के अगेंस्ट बैटल लड़ सकते हैं। क्लियर? एंड द लास्ट इंपॉर्टेंट पीजेंट मूवमेंट ड्यूरिंग गांधीयन एरा इज बरदोली सत्याग्रह। बरदोली सत्याग्रह भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट मूवमेंट है। कई बार बरदोली सत्याग्रह से भी क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। तो चलो समझते हैं क्या था बरदोली सत्याग्रह और कैसे ये मूवमेंट भी सक्सेसफुल रहा। इसी मूवमेंट ने सरदार वल्लभ भाई को पहचान दिलाई थी, और इसी मूवमेंट से सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार का टाइटल मिला था। तो थोड़ा सा बैकग्राउंड समझ लेते हैं, इस मूवमेंट का बैकग्राउंड क्या रहा। सो बरदोली गुजरात के सूरत डिस्ट्रिक्ट में ही एक तालुकात था। यहाँ की अगर इकोनॉमिकल कंडीशन की बात करें तो ड्यू टू फ्लड एंड फेमाइन जो क्रॉप्स थी वो अफेक्ट हुई थी, जिससे सेवरल इकोनॉमिकल हार्डशिप आई थी फार्मर्स के लिए। होता क्या है, सेम बरदौली में भी सिचुएशन होती है। हाँ, ये आंदोलन लगभग 1926 में स्टार्ट हुआ था और 1928 तक ये मूवमेंट चला था। तो एक बार इसकी डेट भी मेंशन करेंगे, 1926 टू 28। अगर आपसे सिंगल डेट पूछे बरदौली सत्याग्रह की डेट बताइए तो वो 1928 जाएगी, क्योंकि फाइनल डिसीजन मैक्सवेल ब्रूमफील्ड कमेटी के थ्रू 1928 में दिया गया था। तो बरदौली में भी बाढ़ आई, अकाल पड़ा, फेमाइन आया, जिस वजह से क्रॉप डिस्ट्रॉयड हुई। क्रॉप डिस्ट्रॉयड हुई तो फार्मर्स के पास कंडीशन नहीं थी कि वो टैक्स दे सके, और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने और टैक्स इंक्रीज कर दिया। होता क्या है, मेजर रीजन क्या था बरदौली सत्याग्रह का? तो इन 1927 ब्रिटिश गवर्नमेंट इम्पोज 22% इंक्रीज इन लैंड रेवेन्यू टैक्स डिस्पाइट इकोनॉमिकल डिस्ट्रेस। मींस बरदौली में तो इकोनॉमिकल डिस्ट्रेस आ रही है, इकोनॉमिकली जो बरदौली के फार्मर्स है वो काफी वीक फील कर रहे हैं ड्यू टू ड्रॉट एंड फ्लड। लेकिन बॉम्बे प्रेसिडेंसी ऑफ इंडिया ने क्या किया, बरदौली के अंदर 22% टैक्स इंक्रीज कर दिया। अब जैसे ये 22% टैक्स इंक्रीज होगा तो बरदौली के फार्मर्स परेशान होंगे और मूवमेंट स्टार्ट करेंगे, जहां पर इनिशियली आईएनसी आएगी, इंडियन नेशनल कांग्रेस आएगी। इंडियन नेशनल कांग्रेस से जवाहरलाल नेहरू आते, मोतीलाल नेहरू आते हैं, और जवाहरलाल नेहरू बेसिकली इसमें फेमस लीडर रहे थे। बट इनिशियली आगे चल के तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ही मेजर लीडर रहेंगे। तो वो आंदोलन करते हैं। जब आईएनसी आके आंदोलन करती है तो ब्रिटिश गवर्नमेंट एक इंक्वायरी स्टेब्लिश करती है, जिसे नाम दिया जाता है बरदौली इंक्वायरी कमेटी, टू इन्वेस्टिगेट द प्रॉब्लम्स। बट ये जो बरदौली इंक्वायरी कमेटी है, ये अपनी रिपोर्ट जब सबमिट करती है तो इसमें कुछ ज्यादा फार्मर्स के लिए नहीं बेसिकली देती, या ये ब्रिटिश गवर्नमेंट को दोषी नहीं साबित करती, जिससे फार्मर्स और परेशान होते हैं और दोबारा इस मूवमेंट को स्टार्ट करते हैं अंडर द लीडरशिप ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो अब तक हमें ये समझ आया, बरदौली एक तालुकात था गुजरात के अंदर जहां पर फ्लड और फेमाइन की वजह से किसान अफेक्टेड थे। बॉम्बे प्रेसिडेंसी ऑफ इंडिया ने 22% टैक्स इंक्रीज कर दिया, जिस वजह से फार्मर्स ने इनिशियली मूवमेंट स्टार्ट किया। शुरुआत में फार्मर्स को सपोर्ट मिला इंडियन नेशनल कांग्रेस का। जब इंडियन नेशनल कांग्रेस आती है, फार्मर्स को सपोर्ट करती है, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट एक इंक्वायरी कमेटी बैठाती है, जिसकी रिपोर्ट से किसानों को कोई राहत नहीं मिलती, जिस वजह से आगे चल के सरदार वल्लभ भाई पटेल इस मूवमेंट को लीड करते हैं। अब एंट्री होती है, जब बरदौली इंक्वायरी कमेटी बैठी, बरदौली इंक्वायरी कमेटी ने कोई डिसीजन नहीं दिया किसानों के फेवर में, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल आगे आते हैं और इस आंदोलन का नेतृत्व करते हैं, या इस आंदोलन को लीड करते हैं।
तो यहाँ पर हम समझेंगे किस तरह से सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इस मूवमेंट को लीड किया था। ओके, तो लीडरशिप एंड मोबिलाइजेशन। तो बेसिकली सरदार वल्लभ भाई पटेल को इनवाइट किया गया था फार्मर्स के थ्रू इस आंदोलन को लीड करने के लिए। जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे वो ऑर्गेनाइज करते हैं, किसानों को एजुकेटेड करते हैं कि उन्हें इस आंदोलन को नॉन वायलेंट तरीके से चलाना है, अहिंसा के माध्यम से हमें ब्रिटिश को हराना है। तो किसानों द्वारा नेतृत्व करने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल को इनवाइट किया गया था, और वल्लभ भाई पटेल ने ही किसानों को संगठित संगठित किया और शिक्षित किया कि वो अहिंसा का इस्तेमाल करें। अब स्ट्रेटेजी क्या अपनाई गई? देखो, स्ट्रेटेजी काफी अच्छी स्ट्रेटेजी थी। सबसे पहले तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जितने भी फार्मर्स थे उनको फार्मर्स कैंट में, फार्मर्स छावनी में डिवाइड कर लिया था। मेजरली 12 फार्मर्स छावनी बनाई गई थी। एक स्पाई टीम भी लगाई गई थी जो चेक करेगी कि बरदोली में कौन-कौन फार्मर्स इस मूवमेंट को सपोर्ट नहीं कर रहा है। अगर कोई फार्मर्स इस मूवमेंट को सपोर्ट ना करता हुआ पाया गया तो उसे सोसाइटी से बहिष्कार कर दिया जाएगा। उसके साथ-साथ कम्युनिकेशन नेटवर्क एस्टेब्लिश किए गए और एनकरेज किया गया किसानों को कि वो टैक्स को पे ना करें और ब्रिटिश को सोशली बायकॉट करें। क्लियर? इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सत्याग्रह। इस सत्याग्रह को कैसे इम्प्लीमेंट किया गया? तो सबसे पहले तो नॉन पेमेंट ऑफ टैक्स, फार्मर्स ने रिफ्यूज किया कि वो बढ़े हुए टैक्स को पे नहीं करेंगे। सो किसानों ने बढ़े हुए करों को पे करने से इनकार कर दिया। उसके साथ साथ फार्मर्स ने सोशली बाइकआउट किया, इंक्लूडिंग बॉयकॉटिंग सपोर्टर्स ऑफ ब्रिटिश अथॉरिटीज। तो ब्रिटिश को तो बाइकआउट किया ही किया, उन लोगों को भी किसानों ने बाइकआउट किया जो ब्रिटिश को सपोर्ट कर रहे थे। क्लियर? सपोर्ट एंड सॉलिडेरिटी, समर्थन और एकजुटता। तो इस आंदोलन को नेशनल सपोर्ट भी मिला था, जिसमें महात्मा गांधी का भी सपोर्ट था और इंडियन नेशनल कांग्रेस का भी सपोर्ट था। तो काफी बड़े पैमाने पर आंदोलन स्टार्ट हुआ था जिसको महात्मा गांधी भी सपोर्ट कर रहे थे और इंडियन नेशनल कांग्रेस भी सपोर्ट कर रही थी। उसके साथ साथ इस आंदोलन को फाइनेंशियल एंड मॉरल सपोर्ट भी दिया गया। बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन और पार्टीज ने फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड किया और मॉरल सपोर्ट प्रोवाइड किया, जिस वजह से ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग मूवमेंट उभर के आया। अब इस पर गवर्नमेंट का क्या रिस्पॉन्स रहा? जैसे अदर आंदोलन पे रहता है, शुरुआत में अरेस्ट हुए, फाइन्स लगाए गए और जमीन को कब्जा कर लिया गया। नेगोशिएशन के लिए भी बात की गई, नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे सरकार से बात की गई और इंटरनेशनल लेवल पे भी गवर्नमेंट पे प्रेशर बनाया गया। अब इसका रिजल्ट क्या निकला? फाइनली एक और इंक्वायरी कमीशन बैठाया गया जिसका नाम था मैक्सवेल ब्रूमफील्ड कमीशन। तो मैक्सवेल ब्रूमफील्ड कमीशन एस्टेब्लिश किया गया जिसने प्रॉपरली पूरे मामले को इन्वेस्टिगेट किया, जिसके साथ साथ गवर्नमेंट ने जो टैक्स हाई किया था उसको वापस ले लिया और जो जमीन कब्जा की थी उस जमीन को भी गवर्नमेंट ने रिटर्न कर दिया, और ये मूवमेंट भी सक्सेसफुल रहा। फाइनल आउटकम ऑफ द मूवमेंट ऑफ बरदोली, तो विक्ट्री ऑफ सत्याग्रह, अगेन सत्याग्रह की जीत हुई। सक्सेसफुल कंक्लूजन मार्क अ सिग्निफिकेंट विक्ट्री ऑफ नॉन वायलेंस रेजिस्टेंस, तो भारत में जो अहिंसा प्रतिरोध था उसकी अगेन दोबारा से जीत हुई। और उसके साथ साथ इस आंदोलन में सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार का टाइटल मिला था। तो पूछा जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार का टाइटल किस आंदोलन में मिला था? तो बरदोली सत्याग्रह में ये टाइटल दिया गया था और बरदोली की महिलाओं ने बेसिकली वल्लभ भाई पटेल जी को ये टाइटल दिया था। क्लियर? सो ये कुछ डायरेक्ट की पॉइंट्स हैं कि ये आंदोलन की डेट 1928 लेंगे। मेजर लीडर सरदार वल्लभ भाई पटेल। आउटकम निकला कि प्रॉपर्टीज को रिटर्न कर दिया गया और जो टैक्स हाई थे उसको कम कर दिया गया, और जो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन थे पटेल जी के नेतृत्व में वो और ज्यादा मजबूत हुए। क्लियर? सो बरदोली गद्य सत्याग्रह स्टैंड ए pivotal example of successful non-violence resistance in Indian struggle for independence. सो ये एक सक्सेसफुल एग्जाम्पल निकल के आया भारतीय इंडिपेंडेंट स्ट्रगल के लिए कि नॉन वायलेंस तरीके से भी ब्रिटिश को इन्फ्लुएंस किया जा सकता है।
सो ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट पीजेंट मूवमेंट्स, गांधीयन इरा से पहले के पीजेंट मूवमेंट्स और गांधीयन इरा के बाद के पीजेंट मूवमेंट्स। इस क्लास में हम लोगों ने सिंपली डिस्कस किया है कॉज ऑफ द मूवमेंट्स, क्या क्या कॉज रहे, जिसमें हमने राइज ऑफ पीजेंट ऑर्गेनाइजेशन डिस्कस किया, किसान मैनिफेस्टो एंड डिमांड डिस्कस की। उसके अलावा हमने प्री गांधीयन फेज में कैसे इंडिगो मूवमेंट्स थे वो डिस्कस किए, और उसके साथ साथ हमने गांधीयन फेज में भी जो पीजेंट मूवमेंट्स थे उनको डिस्कस किया। So I hope you understand this session. Thank you.